साथियों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, समीक्षा अधिकारी 2016 प्रथम रैंक, आपका सुदृष्टि पीसीएस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आजकल पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला में ये इसका दूसरा भाग है। इन प्रश्नों को आप लोग बार बार पढ़ें और वीडियो को बार बार देखें, जिससे सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएं। ये प्रश्न समीक्षा अधिकारी 2021 जो अभी परीक्षा आगे होने वाली है 1 अगस्त को, इसकी प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें जीएस 140 अंक आएगा और इसके बाद आप उत्तीर्ण करके जब मुख्य परीक्षा देंगे जिसमें जीएस 120 अंक आएगा, उसमें ये प्रश्न जो हैं रामबाण साबित होंगे। ये वास्तव में हमारे 60 नोट्स को ही हमने पीडीएफ का फॉर्म दिया है और फिर उसका वीडियो बना रहे हैं। तो ये आपकी तैयारी को धार देंगे और जिससे आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण 1 लाइन प्रश्नोत्तर, भाग 2। तो प्रश्न संख्या 1 इसमें है, जजाऊ का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? अब इसके पहले वाले भाग में मैंने देखा था यूरोपवासियों का आगमन हुआ। इसके बाद भाग 2 में हम देख रहे हैं मुगल काल का पतन, जो उत्तर मुगल काल था, जिसमें 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। जजाऊ का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 18 जून 1707 को किसके बीच? मुअज्जम, जिसका एक नाम बहादुर शाह प्रथम भी था, और आजम के बीच। दूसरा प्रश्न है, बीजापुर का युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ? अब एक युद्ध हुआ था जजाऊ का, ये 2 भाइयों में हुआ था, और दूसरा जो युद्ध हुआ वो बीजापुर का युद्ध हुआ। औरंगजेब के चारों भाइयों में, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात चारों भाइयों में युद्ध हुआ। ठीक है, तो वो वास्तव में उत्तराधिकार का युद्ध था कि कौन राज्य करेगा और कौन राज्य नहीं करेगा। ठीक है, तो मुअज्जम जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, उसने उसकी अन्य तीनों दो भाइयों के साथ युद्ध हुआ, आजम के साथ भी और कामबख्श के साथ भी। तो जो आजम के साथ युद्ध हुआ उसको जजाऊ का युद्ध कहा जाता है, और जो युद्ध जनवरी 1709 में बीजापुर का युद्ध हुआ वो कामबख्श के साथ हुआ, और इन दोनों युद्धों में मुअज्जम जीता और अपने दोनों भाइयों को इसने मार दिया, आजम और कामबख्श को। और ऐसा कई किताबों में मैंने पढ़ा है। इसके बाद ये बहुत फूट फूट कर रोया भी था कि उसने राजपाट के लिए क्या कर दिया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, कफी खां द्वारा बहादुर शाह प्रथम अर्थात शाह आलम प्रथम, जिसका नाम मुअज्जम था, इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? इसकी उपाधि थी शाहे बेखबर। प्रश्न संख्या 4 है, किस पुर्तगाली स्त्री को बीबी फिदवा उपाधि दी गई थी? एक पुर्तगाली स्त्री थी, उसको उपाधि दी गई थी बीबी फिदवा। तो समीक्षा अधिकारी और लोक सेवा आयोग द्वारा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है हमारा, इसके द्वारा जो प्रश्न पत्र बनते हैं जीएस के, उसमें उपाधियों के और इनके प्रश्न बहुत आते हैं कि कौन सी किसको उपाधि दी गई थी। तो इसी में देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4 में, किस पुर्तगाली स्त्री को बीबी फिदवा की उपाधि दी गई थी? तो पुर्तगाली स्त्री जुलियाना को बीबी फिदवा की उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? तो राजा जयसिंह को कौन सी उपाधि? मिर्जा राजा। राजा जयसिंह को 2 उपाधियां मुगल सम्राटों द्वारा दी गई थी, एक थी शवाई की और एक थी मिर्जा राजा की। तो मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो वो दी थी जहांदार शाह ने। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, राजा जयसिंह को शवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? तो अभी हमने बताया कि शवाई की उपाधि एक मुगल शासक ने दी और दूसरे मुगल शासक ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह ने दी और शवाई की उपाधि किसने दी? फर्रुखशियर ने दी थी। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, जहांदार शाह को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उत्तरवर्ती जितने भी मुगल शासक हुए हैं, ये वास्तव में अयोग्य मुगल शासक थे। इनमें कोई ना कोई अवगुण था, जिस वजह से उत्तरवर्ती मुगल काल जो है वो बहुत अच्छा काल नहीं रहा। मुगल काल प्रारंभ में बहुत उत्तम काल रहा, लेकिन बाद में उत्तरवर्ती मुगल काल अपने पतन की तरफ बढ़ा। तो इसमें जो वास्तव में इसके पीछे कारण थे, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे वो अयोग्य थे। तो उनकी अयोग्यता के कई कारण भी थे।
जहांदार शाह को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उनकी जो नकारात्मक उपाधि है ये लंपट मूर्ख। जहांदार शाह की उपाधि क्या थी? लंपट मूर्ख। प्रश्न संख्या 8 है, फर्रुख शेर को कौन सी उपाधि दी गई थी? फर्रुख शेर को उपाधि दी गई थी घृणित कायर, घृणित कायर की। और इसके बाद मोहम्मद शाह को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद शाह को उपाधि दी गई थी रंगीला की। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में निकुशेर का विद्रोह हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस मुगल सम्राट के काल में निकुशेर का विद्रोह हुआ? तो बहुत छोटा सा इनका शासनकाल रहा है, रफीउद्दरजात। रफीउद्दरजात के काल में, शासनकाल में निकुशेर का विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या 11, किस मुगल सम्राट के काल में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी? तो निजामुल मुल्क अर्थात इनका नाम क्या था? चिनकिलीज खां भी था। इन्होंने हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह अर्थात वही मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न संख्या 12 है, किस मुगल शासक के काल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसको आपको याद करने का एक तरीका बता दें, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया किसके शासनकाल में? अहमद शाह के। जो ये अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था वो मुगल काल का शासक था, मुगल शासक था अहमद शाह। उसके समय में उसने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 13 है, मुगल काल की किस महिला को किबला ए आजम की उपाधि प्राप्त थी? तो ये प्रश्न है कि मुगल काल की एक महिला थी, उसको किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। तो इनका नाम था, राजमाता थी ये ऊधम बाई। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ उसमें मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? अभी पहले हमने देखा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, उसमें मुगल बादशाह कौन था? और अब देखते हैं बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। प्रश्न संख्या 17, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? हम यहाँ पर बंगाल का नवाब नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति मीर जाफर था, जिसने विश्वासघात किया था। आप लोग उत्तर में बताएं हमको कमेंट में कि बंगाल का नवाब कौन था प्लासी के युद्ध के समय। बहुत आसान प्रश्न है। बक्सर के युद्ध के, प्रश्न संख्या 18 है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति था हेक्टर मुनरो। प्रश्न संख्या 19, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय, ये प्रश्न बहुत बार आया, लोगों ने इसका उत्तर मीर कासिम लगाया है बहुत बार, लेकिन इसका सही उत्तर मीर जाफर है। ठीक है। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मीर कासिम इसका उत्तर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 20 है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है। अंग्रेजों से, प्रश्न संख्या 21 है, अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो अंग्रेज बाद में उत्तरवर्ती मुगल काल के जो शासक थे वो पेंशनधारी हो गए, और इसी क्रम में जो सबसे पहले किसने पेंशन प्राप्त की, ये प्रश्न है कि अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 22 है, किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और उनको इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। किसने? अकबर द्वितीय ने। ठीक है। और वहीं ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले अर्थात किंग मेकर नाम से विख्यात सैयद बंधुओं के वास्तविक नाम क्या थे? तो किंग मेकर तो सब जानते हैं, सैयद बंधु सब जानते हैं। इन्होंने मुगल काल में, उत्तरवर्ती मुगल काल में बहुत अपना इनका वो रहा है, प्रभुत्व रहा है, इन्होंने राजा बनाए, किंग मेकर कहा जाता है इनको। तो इनके वास्तविक नाम क्या थे? ये समीक्षा अधिकारी 2017 में प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में, मुझे लग रहा है मुख्य परीक्षा में आया था प्रश्न। तो इनके वास्तविक नाम थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली बारा, हुसैन अली खां बारा।
प्रश्न संख्या 24 है, करनाल का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया? तो करनाल के युद्ध की तिथि पूछी गई है 24 फरवरी 1739 को। प्रश्न संख्या 25, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और मोहम्मद शाह जो मुगल शासक था इसके मध्य समझौता हुआ था और वो हुआ था निजामुल मुल्क की अध्यक्षता में या मध्यस्थता में। ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे नादिर शाह के बारे में तो बताइए नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रण दिया था? इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। प्रश्न संख्या 26 है, तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। तख्ते ताऊस को और इसका नाम मयूर सिंहासन भी है और कोहिनूर हीरा, ये दोनों चीज़ें नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब लूट के ले गया था। तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का शासन चल रहा था। तो तख्ते ताऊस पर अंतिम बार बैठने वाला मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न संख्या 27 है, किस मुगल सम्राट का नाम अली गौहर था? तो वास्तव में मुगल सम्राटों के नाम कुछ और होते थे, इनके प्रचलित नाम जो फेमस हो जाते थे, प्रसिद्ध नाम होते थे, वो कुछ और होते थे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट का नाम अली गौहर था? तो ये था शाह आलम द्वितीय का। प्रश्न संख्या 28 है, सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो सैयद बंधु मैंने ऊपर आपको नाम बताया कि इनके दोनों बंधुओं के नाम क्या क्या थे। तो इनके दमन में अर्थात इनको समाप्त करने में, इनकी हत्या करवाने में किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो आपने देखा होगा मुगल जो उत्तरवर्ती मुगल काल हुआ है इसमें 3 या 4 गुट थे। कौन कौन से? ईरानी गुट, तुरानी गुट, अफगानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। तो ये यहाँ पर प्रश्न है कि सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट की प्रमुख भूमिका थी? तो वो था तुरानी गुट ने। तुरानी गुट ने अपनी भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 29 है, सैयद बंधुओं का अंत किस मुगल शासक के काल में हुआ? तो सैयद बंधुओं का अंत मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ। प्रश्न संख्या 30, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के राज्य की नींव किसने रखी? तो चिनकिलीज खां ने रखी। इनका वास्तविक नाम क्या है? चिनकिलीज खां उर्फ निजाम उल मुल्क। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है, सवाई राजा जयसिंह ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण के लिए किस नाम से सारणियों का एक सेट तैयार किया था? तो सवाई राजा जयसिंह जो थे इन्होंने क्या किया था? खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण के लिए किस नाम से एक सेट तैयार कराया था? तो उसका नाम था जिज मोहम्मद शाही। ठीक है। जो सवाई राजा जयसिंह थे इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी 6 स्थानों पर। आपको अगर पता हो तो आप लोग उनका कमेंट में बताइए हमें कि वो 6 स्थान कौन कौन से थे जहां पर सवाई राजा जयसिंह ने वेधशालाएं बनवाई थी। प्रश्न संख्या 32 है, भरतपुर राज की नींव किसने डाली? तो भरतपुर राज की नींव डाली थी चूड़ामन ने। प्रश्न संख्या 33 है, मनुची के अनुसार, किसके अनुसार? मनुची के अनुसार सिकंदरिया स्थित अकबर के मकबरे को किस जाट शासक ने जला डाला था? तो प्रश्न है, मनुची के अनुसार सिकंदरिया स्थित अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरिया में, सिकंदरा जिसको बोलते हैं। अकबर के मकबरे को किस जाट शासक ने जला डाला था? तो उनका नाम था राजा राम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? तो अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो जाट शासक बदन सिंह को इन्होंने एक उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी, और इसी उपाधि में बाद में महेंद्र शब्द लगा दिया गया तो उपाधि क्या हो गई? राजा महेंद्र की। प्रश्न संख्या 35 है, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? जाटों का अफलातून जाट शासक सूरजमल को कहा जाता है। किसको? सूरजमल को। प्रश्न संख्या 36 है, गुरु नानक दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समकालीन थे? तो सिख गुरु थे गुरु नानक, सिख प्रथम गुरु थे, और ये दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समकालीन थे? ये प्रश्न कई बार समीक्षा अधिकारी में और कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस परीक्षा होती है उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आ चुका है।
तो आप लोग इसको गलत ना करें बिल्कुल भी। गुरु नानक जो सिखों के गुरु थे, ये दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे इब्राहिम लोदी, इनके समकालीन थे। ठीक है, लोदी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी, इनके समकालीन थे। प्रश्न संख्या 37 है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन सा सिख गुरु था? गुरु अंगद को माना जाता है। प्रश्न संख्या 38, अमृतसर नामक शहर किस सिख गुरु ने बसाया? तो अमृतसर नामक शहर गुरु रामदास ने बसाया था। अमृतसर तालाब के मध्य में स्थित हरमिंदर साहब की आधारशिला किस प्रसिद्ध संत ने रखी? तो अमृतसर, अभी हमने देखा कि अमृतसर नामक शहर किस सिख गुरु ने बसाया था, तो वो बसाया था गुरु रामदास ने। और इस अमृतसर तालाब के मध्य, अमृतसर, शर माने तालाब, तो वास्तव में एक अमृतसर नाम से एक तालाब था, फिर बाद में वहीं पर शहर बना दिया गया, शहर का बसा दिया गया। तो उस तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब स्थित है वहाँ पर, और इसकी आधारशिला जो है वो किस प्रसिद्ध संत ने रखी? मुस्लिम संत थे, कादरी संप्रदाय के संत मियाँ मीर ने। तो इस तरह के प्रश्न जो थोड़ा यूनिक होते हैं, परीक्षा में आने की संभावना अधिक होती है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? कादरी संप्रदाय के संत मियाँ मीर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40, सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में सर्वप्रथम किसने परिवर्तित किया? यहाँ पर प्रश्न है सर्वप्रथम किसने परिवर्तित किया? सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में आगे और उसमें कई बदलाव किए और उसको और भी अच्छा किया किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। लेकिन प्रश्न क्या है, सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में सर्वप्रथम किसने परिवर्तित किया? तो इसका उत्तर होगा गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह ने। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 41, कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर किस सिख गुरु ने बसाया? तो कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर सिख गुरु हरगोविंद सिंह ने बसाया था। विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? तो विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 43, चंदी दीवर किस सिख गुरु की पुस्तक का नाम है? तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा जो है वो विचित्र नाटक है, और इनकी एक पुस्तक है चंदी दीवर, किसकी? गुरु गोविंद सिंह जी की। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने कब की? तो यहाँ पर दो प्रश्न है इसमें। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने कब की? तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की। ठीक है, दो प्रश्न इसमें हमने कवर किए हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की और कब की? तो गुरु गोविंद सिंह ने सन 1699 ईस्वी में की। बंदा बहादुर के अन्य नाम क्या थे? बहुत बार प्रश्न में आ जाता है कि ऊपर प्रश्न पूछ दिया गया, बंदा बहादुर का निम्न में से कौन सा नाम नहीं था? और 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें 3 नाम तो होते हैं, 3 नाम हैं जो है वो दिए होंगे, और एक नाम उसमें ऐसा दिया होगा जो नहीं होगा, तो इसमें आपको पहचानना होगा। तो प्रश्न है, बंदा बहादुर के अन्य नाम क्या थे? लक्ष्मण देव इनका एक दूसरा नाम था, माधव दास बैरागी एक नाम था, और एक नाम था गुरु बख्श सिंह। तो इनके 3 अन्य नाम थे, लक्ष्मण देव, माधव दास बैरागी और गुरु बख्श सिंह। प्रश्न संख्या 46 पर आते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में दिया गया था? फर्रुखशेर के। मुगल शासक फर्रुखशेर के काल में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया था। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी व धार्मिक राजधानी क्या थी? तो इनकी 2 राजधानियां थी महाराजा रणजीत सिंह की, एक थी राजनीतिक राजधानी और एक थी धार्मिक राजधानी। तो राजनीतिक राजधानी जो थी वो थी लाहौर, और धार्मिक राजधानी जो थी अमृतसर थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजनैतिक नहीं होता है, मैंने वर्तनी वाले वीडियो में आपको बताया था कि राजनीतिक शुद्ध शब्द है। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि बहुत ज्वलंत प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, मुझे लग रहा है फेवरेट प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। ये संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। इसमें केवल तिथि नहीं पूछी जाती है, केवल सन पूछा जाता है, तो आप लोग सन याद कर लीजिए। 1809 को हुई थी, और इस पर मेटकाफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर। प्रश्न संख्या 49, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये आ चुका है, आप अगर इतिहास का पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का आता है उसको देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे प्रश्न मिलेगा। शुकर चकिया मिसल के थे। कौन? महाराजा रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल के थे। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, अभी हमने आपको बताया था कोहिनूर हीरा कौन ले गया था?
नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया उसने, तब ले गया था अपने साथ मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउश बोलते हैं, वो, और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। तो ये महाराणा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया? शाह शुजा से। एक पूरा कोहिनूर हीरे का ट्रांसफर होने का क्रम है कि किसके पास से किसके पास गया। तो इसका हम जो बाद में एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ किस खुदाई में निकला वो, और कहाँ से किसके पास गया, और अंत में अभी किसके पास है। ठीक है, बहुत से साथियों को पता होगा। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो ये एक थोड़ा यूनिक प्रश्न है। महाराजा रणजीत सिंह ने घुड़सवारों को नियमित तरीके से यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देने हेतु नियुक्त किया था। किसको? फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को। फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया गया था इस कार्य हेतु। प्रश्न संख्या 52 है। महाराजा रणजीत सिंह ने पैदल सेना को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, अच्छा ऊपर देखिए घुड़सवारों को वो यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण की बात थी, और अब क्या है, पैदल सेना को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस इटालियन सेनापति, इटली का था सेनापति, इसको नियुक्त किया था? इसका नाम क्या था? इटालियन सेनापति बंतुरा। इसका नाम देखिए बंतुरा था। प्रश्न संख्या 53 है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण युद्धों पर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 55 है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आते हैं, मिलान करने को आ जाता है कि किस युद्ध के समय गवर्नर जनरल या गवर्नर कौन था भारत का। तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और इसके जस्ट बाद लॉर्ड डलहौजी आए थे, भारत के गवर्नर बने थे। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो अभी हमने देखा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब है प्रश्न संख्या 57, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ये लाहौर की संधि जो 1846 ईस्वी में संपन्न हुई थी, इसके द्वारा समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 58, राजा रणजीत सिंह के प्रशासन में राज परिवार के व्यय की व्यवस्था कौन देखता था? तो एक दफ्तर होता था, इनका जो प्रशासन था उसमें एक दफ्तर था, उसका नाम था दफ्तर ए तोहिजात। ठीक है, ये प्रश्न देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। राजा रणजीत सिंह के प्रशासन में राज परिवार के व्यय की व्यवस्था कौन देखता था? दफ्तर ए तोहिजात। प्रश्न संख्या 59 है। किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी पर्यटक ने राजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो फ्रांसीसी पर्यटक था विक्टर जाकमा, इसने राजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। और इस वीडियो का, इस पीडीएफ का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, चिलियावाला का युद्ध कब हुआ? तो चिलियावाला के युद्ध की आपको तिथि बता दें, वो थी 13 जनवरी 1849 ईस्वी। आज में आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।